हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग यूजीसी नेट के सिलेबस में यूनिट 1 के आप लोगों को सेक्शन 2 के पार्ट 2 में AR रेडक्लिफ ब्राउन जी की थ्योरी को देखना होगा। इनकी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंस थ्योरी को देखेंगे तथा इनसे रिलेटेड बुक्स को देखेंगे कि उन्होंने कौन से बुक्स में अपनी थ्योरी के बारे में डिस्क्राइब किया था। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लास्ट तक देखें। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ लाइक करें, क्योंकि आप लोगों का कमेंट देखने से और आप लोगों की लाइक्स देखने से मुझे मोटिवेशन होता है, मैं मोटिवेट होती हूँ। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, AR रेडक्लिफ ब्राउन जी की थ्योरी। इनकी थ्योरी को देखने से पहले इनकी थोड़ी सी हम लोग बायोग्राफी देख लेते हैं। तो AR रेडक्लिफ ब्राउन जी का जन्म 17 जनवरी 1881 इंग्लैंड में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 24 अक्टूबर 1955 साउथ अफ्रीका में हुई थी। यानी इनका जन्म इंग्लैंड में तथा इनकी मृत्यु हुई थी साउथ अफ्रीका में। जो AR रेडक्लिफ ब्राउन जी हैं, उन्हें फाउंडर ऑफ ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजी ऑफ फंक्शनलिज्म बोला जाता है, इसके वे जनक माने जाते हैं। तो इनकी थ्योरी, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस थ्योरियाज हैं, लेकिन इसे देखने से पहले हम लोग इनके इम्पोर्टेंस बुक्स को देख लेते हैं। तो इन्होंने जो सबसे पहली बुक दी थी वो थी द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स। इस बुक की रचना उन्होंने 1931 में की थी। सेकेंड इनकी बुक है अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, 1950 में इस बुक की रचना की थी। थर्ड इनकी बुक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। फोर्थ इनकी बुक है द अंडमान आइसलैंड, 1906-1908 में। फिफ्थ इनकी बुक है मेथड इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी सेलेक्टेड एसे। एक और बुक की इन्होंने रचना की थी टैबू, जिसे कि निषेध बोला जाता है। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स है, यानी आदिम समाज संरचना के बारे में, इसकी जो प्रकारवाद है इसके बारे में उन्होंने अपने इस पुस्तक में बताया था। फिर जो उनकी जो नातेदारी व्यवस्था है, उन्होंने दो प्रकार के जो थ्योरीज दी थी, एक प्रकार्यात्मक और एक नातेदारी व्यवस्था। तो नातेदारी व्यवस्था से रिलेटेड उन्होंने इन दो बुक्स में अपने बातों को बताया है, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज इन 1950 में और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। इस दोनों बुक में उन्होंने किसके बारे में बात की है, तो इन्होंने किनशिप के बारे में यानी कि नातेदारी के बारे में बात की है। फोर्थ जो इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, द अंडमान आइसलैंड। इस बुक की रचना इन्होंने 1906-1908 में क्यों की थी, क्योंकि जब इन्होंने इस बुक की रचना की तो वे एक ऐसे पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने आकर इंडिया के किसी आइलैंड पे वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ की जो जाति जनजाति है उनका उन्होंने अध्ययन किया था, जिसके कारण उन्हें बहुत ही ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी मिली थी इंडिया के क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में वे रेडक्लिफ ब्राउन जी को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। साथ ही साथ उनकी जो थॉट्स थी, उनकी जो विचारधारा थे, वो उनकी जो थिंकिंग थी, वो इतनी ज़्यादा क्रांतिकारी थी कि जिसके कारण उन्हें एक और नाम दिया गया है और वो नाम है एनार्की ब्राउन। अगर आप लोगों को कहीं दिखे कि ये एनार्की ब्राउन ये नाम किसका है, तो ये भी आपका AR रेडक्लिफ ब्राउन जी का ही नाम है। AR रेडक्लिफ ब्राउन जी का पूरा नाम है एल्फ्रेड रेनिगोल्ड रेडक्लिफ ब्राउन, जिसे कि हम लोग AR रेडक्लिफ ब्राउन के नाम से भी जानते हैं। चलिए इनकी हम लोग थ्योरीज देखते हैं। तो इनकी जो पहली थ्योरी है संस्कृति के संगठन का प्रकारात्मक दृष्टिकोण, यानी हमारा जो कल्चर है उस कल्चर के कितने प्रकार के प्रकार्य हैं उसके बारे में उन्होंने बात की है। सेकेंड इनकी बुक है वंशक्रम सिद्धांत। ये जो बुक है, इससे अगर आपको अपोजिट बुक के बारे में पूछा जाए, जो लेवी स्ट्रॉस का जो अलायंस थ्योरी था, ये इसी के विपरीत में ये बुक की रचना की गई थी। थर्ड इनकी बुक है वास्तविक संरचना एवं सामान्य संरचना के भेद में उन्होंने बताया था। फोर्थ इनकी बुक थी संरचनात्मक प्रकार्यवाद।
तो ये जो इनकी बुक है ये इसी पे बेसिस इनकी थ्योरी है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि आखिर इस बुक के बारे में उन्होंने क्या बताया था। तो देखिए यहाँ पे क्या आया है, वर्ड आया है प्रकार्यवाद। संस्कृति का भी प्रकार्यवाद और संरचनात्मक भी प्रकार्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाज शास्त्र में जितनी भी थ्योरियाँ हैं वो दो प्रकार के भागों में बटी हुई है। पहला हो गया आपका प्रकारवादी सिद्धांत। प्रकारवादी सिद्धांत के जितने समाजशास्त्री आते हैं उनका क्या कथन है, और दूसरा जो है वो है संघर्षवादी सिद्धांत। तो प्रकारवादी जो सिद्धांत के जो समर्थक हैं उनका मानना है कि समाज में जो कुछ भी है वो सब अच्छा है, सब उन्होंने अच्छे की बात की, चाहे वो जो कुछ भी है सब कुछ अच्छा है। तो वो हो गया प्रकारवादी सिद्धांत के अंतर्गत। और समाज के अंतर्गत जो वर्ग संघर्ष, जो एक क्या बोलते हैं एक संघर्ष की बात की जाए तो वो संघर्षवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें जितने समाजशास्त्री जो लोग संघर्ष की बात कर उसके जो पक्षधर है वो संघर्षवादी सिद्धांत के अंतर्गत आ जाते हैं, और प्रकारवादी सिद्धांत के अंतर्गत जितने जो लोग वे समाजशास्त्री हैं वे आ जाएंगे। तो अगर आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकारवाद का जनक किसे माना जाता है, तो इमानुएल दुर्कheim जी ने प्रकारवाद की जो बात की थी वो कब की थी, तो उन्होंने 1855 में इस बात की बात की थी। उन्होंने 1895 में 1895 में उन्होंने इस प्रकारवाद के सिद्धांत को उन्होंने दिया था, जिसको फिर बाद में ब्राउन महोदय जी ने और सभी ने इसके बारे में बात की। तो प्रकारवाद क्या बोलता है कि सब कुछ समाज में जो अच्छा है। 1895 में किन्होंने बात की थी, तो दुर्कheim जी ने। अब हम लोग देखते हैं कि संरचनात्मक प्रकारवाद आखिर है क्या, जहां इमानुएल दुर्कheim जी सामाजिक आवश्यकताओं पर जोर देते हैं कि हमारी जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार ही क्या हो रहा है, हमारे समाज की संरचना हो रही है। और इसके तुलना में ब्राउन महोदय कहते हैं कि समाज की जो आवश्यक दशाएं हैं, जहां आवश्यकताओं के बारे में बात की जा रही है, आवश्यकता कौन बोल रहा है, इमानुएल दुर्कheim जी बोल रहे हैं, और सामाजिक आवश्यक दशाएं, सामाजिक आवश्यक दशाएं की बात करते हैं कौन, तो ब्राउन महोदय। अब हम लोग कह सकते हैं कि सामाजिक आवश्यक दशाएं क्या हैं, तो हमारा रोना, बोलना, हंसना, सोना, इस प्रकार की जितने कार्य हैं, और इन जो जितने कार्यों को करने में हम लोगों को जिसकी भी जरूरत होती है वह सभी क्या है, हमारी आवश्यक दशाएं हैं, और सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो प्रकारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएंगे। ब्राउन महोदय कहते हैं कि एक आंशिक इकाई द्वारा पूर्ण इकाई को दिए जाने वाला जो योगदान है वो है संरचनात्मक प्रकारवाद। इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो इसको देखने के लिए हम अपने शरीर की बनावट को देखते हैं। इन्होंने क्या बताया कि आंशिक इकाई क्या कर रही है, जो संपूर्ण इकाई है उसको योगदान प्रदान कर रही है। जैसे कि देख लीजिए हमारा शरीर है, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग का एक अलग अलग महत्व है। जैसे हम लोग आँख से देखते हैं, कान से सुन रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी अंग नहीं रहे तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो शरीर का जो रचना है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा, शरीर का गठन नहीं होगा, क्योंकि हमारा शरीर ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसकी तुलना हम लोग समाज से कर सकते हैं। तो समाज के अंतर्गत भी जितनी भी इकाइयां हैं, चाहे आपका विवाह हो गया, परिवार हो गया, संस्था हो गया, वह सबका एक अलग अलग महत्व है, और सब अपने अपने महत्व को, अपने अपने कार्यों को अच्छे प्रकार से संपन्न कर रहे हैं, और वह सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सब कुछ अच्छा है, इसलिए वे प्रकारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएंगे। प्रकारवादी क्या बोल रहा है कि जो व्यवस्था का निर्धारण करता है, यह व्यवस्था का पोषक है। इसमें क्या बोल रहा है कि समाज में एकीकरण होगा, और एकीकरण होने के साथ ही साथ इसमें निरंतरता भी बनी रहती है। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, समाज में जो प्रकारवादी सिद्धांत बोल रहा है कि समाज में एकीकरण रहेगा, और एकीकरण के साथ ही साथ इसमें निरंतरता भी बनी रहेगी। ठीक है, जैसे हम लोग देख लीजिए, इसको फिर से हम लोग अपने बॉडी के साथ जोड़ के देख सकते हैं कि हमारा
शरीर क्या हो गया, समाज हो गया, ठीक है, हम एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं। इसमें एकीकरण है, एकीकरण मतलब आँख जहाँ पे आँख वहीं पे है, मुंह जहाँ पे वहाँ पे मुंह है, कान जहाँ पे होना चाहिए वहीं पे है, ठीक है, सब स्थिर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। साथ ही क्या बोला जा रहा है, इसमें निरंतरता बनी रहेगी, समाज के अंतर्गत निरंतरता। जैसे कि मान लीजिए ऐसा नहीं है कि हम अभी बोल रहे हैं तो सिर्फ अभी बोल रहे, फिर बाद में हम बोलने के लायक नहीं बोले, अगर नहीं बोल पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे तो फिर शरीर तो क्या होगा, बनावट में इसमें गड़बड़ी आ जाएगी। तो उसी प्रकार से समाज में जो संस्थाएं हैं, जो कुछ भी है, आप इसको सामाजिक संरचना के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे सामाजिक संरचना को अगर तुलनात्मक इसकी व्याख्या की जाए तो इसमें जो जितना भी छोटी बड़ी संस्थाएं आ जाएंगी, धार्मिक और राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं आ जाएंगी। अगर आप सामाजिक प्रकार के रूप में देखें तो इसके जितने भी विषय हो गए, कानून हो गया, शिष्टाचार हो गया, धर्म हो गया, ये सभी में क्या होगी, समाज में विद्यमान है, उसमें एकीकरण रहता है और साथ ही साथ उसमें निरंतरता बनी हुई रहती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस प्रकार की समाज में रहेंगे तो जो सब कुछ जो समाज है, इसकी जो संरचना है वो सही ढंग से चलेगी। साथ ही हम कह सकते हैं कि संरचना और प्रकार क्या है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। संरचना प्रकार एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों का ही समाज में उतना ही अधिक महत्व है जैसा कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग का हमारे समाज में महत्व होता है, ठीक है। ये था इनका संरचनात्मक प्रकारवाद का सिद्धांत। अब इन्होंने जो एक और थ्योरी दी थी वो था किनशिप सिस्टम के बारे में। तो मैंने जैसे पहले ही आप लोगों को बताया कि उन्होंने अपने इन दो पुस्तकों में इसके बारे में बताया था, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज 1950 में और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। इस दोनों पुस्तक में जो उन्होंने बात की थी, ये पुस्तक की रचना हुई थी आपकी 1952 में। इसमें उन्होंने कहाँ पे अध्ययन किया था, तो वो अफ्रीका में उनकी मृत्यु हुई थी। तो वो अफ्रीका के उन्होंने किनशिप का अध्ययन किया था। अफ्रीका की जो थांगू जनजाति थी, थांगू जनजाति और बांडू जनजाति, इस दोनों जनजाति का उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के फलस्वरूप वे देखते हैं कि वहाँ पर भी जो नातेदारी व्यवस्था है वो एक विधि वैधिक व्यवस्था के अंतर्गत बनी हुई है, विधिक रूप से वे संचालित हो रही हैं। इसी के प्रकार से उन्होंने नातेदारी को फिर दो प्रकारों में बांटा, एक सहोदर प्रकार और एक वंश आधारित प्रकार। फिर जो नातेदारी हमारी व्यवस्था है उसको फिर उन्होंने दो भागों में बांटा, विवाह संबंध के आधार पर और रक्त संबंध के आधार पर। तो आप लोगों को तो विवाह संबंध क्या है, रक्त संबंध क्या है, ये अच्छे प्रकार से पता है। फिर जो विवाह जो संबंध है, जो हमारा नातेदारी का प्रथा है, फिर इन्होंने इसको फिर दो भागों में बांटा, एक परिहार और एक परिहास। कि जो परिहार संबंध किसको कहा जाएगा, कि समाज में जो चीज़ का हमें निषिद्ध है, ठीक है, जो बाउंडेशन है, कि जैसे ससुर और बहू का, कि उनके पैर छुएंगे, घूंघटा लेकर रहेंगे, भैंसुर और जो उनकी भाई की बीवी का रहता है, तो वो परिहार के संबंध के अंतर्गत आ गया। परिहास के संबंध में जीजा साली का रिश्ता हो गया, जिसमें हंसी मजाक चलता हो, क्योंकि अगर समाज में बहुत ज़्यादा बाउंडेशन रह जाए तो समाज भी थोड़ा बोरिंग जैसा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने देखा कि कुछ हंसी मजाक भी होना चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने परिहास संबंध रखा, जिसमें के अंदर जीजा साली हो गया, देवर भाभी हो गया। तो इस प्रकार का जो रिलेशन है वो हमें अपने प्रेजेंट के सोसाइटी में भी देखने को मिलता है। तो ये थी इनकी किनशिप थ्योरी, जिसमें उन्होंने इन दोनों पुस्तकों में इसके बारे में बात की थी। कहाँ पे उन्होंने उसका अध्ययन किया था, तो अफ्रीका के थांगू और बांडू जनजाति में जाकर, और संरचनात्मक प्रकारवाद में वे सभी चीज़ को अच्छे बातें इसके बारे में बताई थी। तो आई होप आप लोगों को आज की थ्योरी अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।